हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। अभी तक हमने इससे पहले 3 वीडियोस किए हैं जिसमें हमने 300 क्वेश्चन किए हैं और आज हम चौथा वीडियो करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चौथा वीडियो यहाँ तक हमने कर लिया था, ये कथक तक, ठीक है। और इसके बाद से हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा उल्लेखित करता है। कौन सी धारा है? धारा 30 है। अब यहाँ पर व्याख्या देखिए। मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों संरक्षण अधिनियम धारा 30 उल्लेखित करता है। इस अधिनियम की धारा 30 उल्लेखित है कि एक राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के साथ प्रत्येक जिले के अधिकारों के उल्लंघन के त्वरित परीक्षण के लिए मानवाधिकार की अदालत के रूप में एक सत्र अदालत निर्दिष्ट करती है। जबकि अधिनियम की धारा 31 राज्य सरकार को उस अदालत में एक विशेष सरकारी वकील को निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है। तो धारा 30 जो है वो एक राज्य की अधिसूचना के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के साथ प्रत्येक जिले को अधिकारों के उल्लंघन के त्वरित परीक्षण के लिए मानवाधिकार की अदालत के रूप में एक सत्र अदालत निर्दिष्ट करती है। और 31 में क्या है? राज्य सरकार को उस अदालत में एक विशेष सरकारी वकील प्रदान करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव एक के कारण एक प्लेग होता है? तो जीवाणु, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ओस्चुरेला पेस्टिस रोग जीवाणु के कारण होता है। इस बीमारी में तेज बुखार होता है तथा ग्रंथियां स्पर्श में सूजी हुई होती हैं। इसके कारण आरबीसी नष्ट हो जाती है, ठीक है। रोगी की मृत्यु हो जाती है। चूंकि काले चूहे इस रोग के प्रमुख वाहक होते हैं, इसलिए इसे ब्लैक रोग भी कहा जाता है। तो कौन सा रोग है? आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की ज्वालामुखियों को पृथ्वी से सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? कौन सी? ढाल ज्वालामुखी। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? 5 आस्था के स्वीकार किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु सिद्ध की जा सकेगी द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा। क्या है क्वेश्चन? दस्तावेजों की अंतर्वस्तु सिद्ध की जा सकेगी कैसे कैसे? द्वितीयक साक्ष्य द्वारा और प्राथमिक साक्ष्य द्वारा। तो यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 56 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु कंटेंट या तो प्राथमिक या द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। कौन सी धारा है? धारा 56 है। आगे बढ़ते हैं। समान परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि आधार पर आदेश दिया गया है। किस आधार पर आदेश दिया गया है? समान परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को कितने दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि आधार पर किस आधार पर आदेश दिया गया है? 5 दिनों में। समान परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 5 दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए किस आधार पर आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 8 एक प्रकार के उस व्यक्ति का अधिकार प्रदान करती है जिस व्यक्ति के विरुद्ध निरोध का आदेश पारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 5 दिनों की अवधि में निरुद्ध किए जाने के आधार प्रकट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पट्टेदारी पट्टी की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मित का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? केवल राज्य सरकार के पास होता है। किसके पास? राज्य सरकार के पास। पट्टी की भूमि और राजस्व के संबंध में कानून निर्मित का संवैधानिक अधिकार केवल राज्य के पास होता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकार का है। वर्तमान में राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। पूर्वी पहले 66 थे, अब 61 हो गए, जिसमें कृषि, पशुपालन, जल आपूर्ति, सिंचाई, पट्टेदारी, भूमि, भू राजस्व आदि है। ये देखिए, ये किस में है? ये राज्य सूची में है। आप बताइए संघ सूची में कितने हैं? 100। पहले कितने थे? 97। नहीं, 97 है, पहले 100 थे। और 52 किस में है? 52, 47 समवर्ती सूची में। आपको ये बताना है कि 52 पहले थे या 47 पहले थे या अब कौन से। आगे बढ़ते हैं। साजी एन करुण का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। या किस क्षेत्र संबंधित थे? सिनेमा। क्या नाम था? साजी एन करुण। देखिए, आपने राजनीति में इनका नाम नहीं सुना होगा, खेल में तो है ही नहीं, विज्ञान में हो सकते थे, या सिनेमा। अगर जैसे आपने नाम नहीं सुना तो इसमें सिनेमा होगा। कौन सा नाम है? साजी एन करुण। हाल ही में फेमस मलयालम फिल्म मेकर साजी एन करुण का 73 साल की उम्र में निधन हो गया।
साजिन केरल से संबंधित थे। फिल्म पिरावी 1988, सोहन 1994 ये इनकी फिल्म है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 9 नवंबर 2000। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया? 2000 को। कितने जिले? 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया था। ज्ञातव्य कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके 27वां राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया था। वर्ष 2000 से 2006 तक उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, किंतु जनवरी 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। तो ये कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन का नाम बताइए। तो वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में संशोधन किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। यह प्रस्तावना में किया गया एकमात्र संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशालता के कारण इसे लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और भाग 4 किससे संबंधित है? तो वो है डीपीएसपी से। ठीक है। मौलिक अधिकार 3 में है। इसमें पार्ट 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये देखा ही आपने 4 में। नागरिकता किसमें है? पार्ट 2 में है। आर्टिकल कौन सी है नागरिकता की? कितनी? 5 से 11 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक इनके आर्टिकल। मौलिक कर्तव्य के बताइए। और यहाँ पर क्या है? ये है मौलिक अधिकार। ये कितने से कितने तक है? ये है 12 से 35 तक। आगे बढ़ते हैं। ये वही बताया गया इसमें। ये देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट। भारत के संविधान 4 के अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है। कौन सा? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां संविधान 11वां जो जोड़ा गया था वो देखिए फिर से इसको पूरा पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक ज्ञातव्य है कि मूल कर्तव्यों का वर्णन मूल संविधान में नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंपॉर्टेंट है की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन की धारा के अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 10 प्लस 1 बना था। पहले 10 फिर एक और जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों के संबंधित प्रावधान है? तो किसमें है? द्वितीय अनुसूची में। बताइए तृतीय अनुसूची कौन सी है? प्रथम क्या है? प्रथम अनुसूची कौन सी है? बताइए जल्दी बताइए जल्दी। राज्य और छठी अनुसूची बताइए। देखिए अब यहाँ पर पूरी व्याख्या पढ़ते। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है। इस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखक परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। जबकि पहली अनुसूची में संघ एवं राज्यों के संबंध में आगे नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका निःशुल्क कानूनी सहायता से? यहाँ पर हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। मतलब कि कोई भी इंसान जो है वो निःशुल्क कानूनी सहायता त्वरित तरीके से मतलब जल्द से जल्द पा सके, उसकी पीआईएल किसने जारी की थी? तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में ये जारी हुआ था। केशवानंद भारती किससे शामिल था? ये प्रस्तावना से शामिल था। आगे बढ़ते हैं। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य जनहित याचिका पीआईएल निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है। इस केस के अंतर्गत लगभग 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई शुरू हुई। यह मामला भारतीय कानून प्रणाली में पहली जनहित याचिका थी जिसकी वकील श्रीमती हिंगोरानी, अतः उन्हें जनहित याचिकाओं की जननी के रूप में जाना जाता है। दरअसल ये जो केस था कहाँ है? हुसैन आरा बनाम
बिहार राज्य। तो यहाँ पर ये जो कैदियों का है, ये मतलब इन्हें कहा गया था कि भारत में कैदियों की जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें भी भत्ता मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। देखिए, जब आज़ादी के समय हरिजन के लिए और लोअर कास्ट के लिए दो व्यक्तियों ने काम किया था, एक महात्मा गांधी ने और एक भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका उत्तर या तो किसी भी अगर उस समय के पूछेगा तो या तो महात्मा गांधी हो गए या तो भीमराव अम्बेडकर। आपसे क्वेश्चन है कि उस समय जो कमेटी बनी थी तो उसमें जो SC ST की कमेटी के हेड थे वो कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी ने की थी। गांधी जी ने वर्ष 1933 में साप्ताहिक हरिजन नामक, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी ने वर्ष 1933 में साप्ताहिक हरिजन पत्रिका का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। 30 सितंबर 1932 को गठित अखिल भारतीय हरिजन संघ का नाम पहले अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर थे। संघ का मुख्यालय गांधी जी आश्रम किंग्सवे कैंप में दिल्ली में था। आगे बढ़ते हैं। किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया? मेंडलीव के। तो इनके नियम को क्या किया गया? हटा दिया गया। किसके आवर्त नियम को संशोधित करके आधुनिक आवर्त को, मतलब इस इन्हीं के नियम को संशोधित किया गया और मोसले ने भी बनाया था, सभी ने प्रयास किया था। अब यहाँ पर देखिए व्याख्या देखते हैं इसकी। दिमित्री मेंडलीव के आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त श्रेणी के आधार रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया। भौतिक रसायन शास्त्री मेंडलीव ने भौतिक एवं रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर समस्त तत्वों को बढ़ाते हुए परमाणु भार के रूप में व्यथित किया था, किंतु बाद में आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? मेंडलीव होगा। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है? तो उसके राज्यपाल की जरूरत। तो क्या क्वेश्चन है? संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है? तो राज्यपाल के आदेश पर। संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर किसी राज्य की सभी जरूरत या किसी भी जरूरत को पूरा करता है। अनुच्छेद 315 का 4 के अनुसार यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सहमत हो सकेगा। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। कितने से कितने के है यूपीएससी? 315 से 323 तक। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर करता है। कौन करता है? महापौर करता है। नगर निगम बैठक की अध्यक्षता महापौर मेयर करता है। महापौर किसी नगर प्रशासन को कहते हैं। प्रत्येक महानगर में एक नगर निगम की स्थापना की जाती है। यह नगर निगम क्षेत्र में होने वाले सभी दायित्वों की पूर्ति को देखभाल करता है। नगर निगम का प्रमुख महापौर मेयर होता है, जो अपने कर्मचारियों के माध्यम से नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कृत्य पूर्ण करवाता है। महापौर के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में नगर निगम का चुनाव आयोजित किया जाता है। इस चुनाव में कई पार्षद चुने जाते हैं। इन्हीं पार्षदों में से एक पार्षद को 1 वर्ष के लिए मेयर पद के लिए चुना जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषय में स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ था। किससे? 42वें से। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में वनों और जंगली जंतुओं पक्षियों की सुरक्षा के विषयों के स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ था। समवर्ती सूची मतलब इसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल आदि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में परिवर्तन लाए गए थे, बहुत सारे परिवर्तन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सूक्ष्म संविधान कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुनाव कौन आयोजित करता है? कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। इसका आर्टिकल क्या है? 324 है।
इसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर, एक प्रमुख होता है, 2 अन्य मेंबर होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग का आयोजित करता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारतीय संविधान के तहत होने वाले संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए होने वाले सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची करने का अधिकरण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, पानी लेकर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? बीएसए की कौन सी धारा है? बीएसए मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन सी धारा उपबंध करती है कि सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य के सपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य हैं? तो कौन से होंगे? यहाँ पर देखिए धारा 159। कौन सी धारा होगी? धारा 159 होगी। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। बीएसओ की कौन सी धारा यह बंद करती है कि सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य है? 159 होंगी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 159 में प्रावधान किया गया है कि सुसंगत तथ्य के साक्ष्य संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 316 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर पहले भी हटा सकता है। आगे देखते हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन सीता अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो किसमें? 356 में। सीता एक्ट कब अधिनियमित किया गया था? 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। देखते हैं। महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन 30 दिसंबर 1956 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को 1956 के अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किसी भी पुरुष या महिला को यौन शोषण के अपराधी बनाने की दिशा में पहला कदम था। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1926 पर की गई थी। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। वह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय पहले कलकत्ता में था। इसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से बॉम्बे में कर दिया गया। आगे बढ़ते। वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए शैक्षिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या कहा जाता है? भूदान आंदोलन। विनोबा भावे को और क्या मिला था बताइए? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए शैक्षिक भूमि सुधार आंदोलन में सर्वोदय आंदोलन कहा जाता था। भूमि सुधार आंदोलन को सर्वोदय आंदोलन कहा जाता था। इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी।
इस आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों या भूमि मालिकों द्वारा भूमिहीन लोगों को स्वेच्छा से अपनी भूमि का कुछ भाग उपहार में देने के लिए मनाने का उपक्रम था। ठीक है, इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के मध्य एक कड़ी है। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। इसकी भूमिका वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर आधारित अन्य शासन व्यवस्था की तरह वैधानिक सभापति के समान होती है। इस पद पर निर्वाचन आम चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक किस समय होता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पीएम नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में। कौन सा है? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने पटना स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 1200 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। डैश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे में विस्तृत चर्चा की। कौन से? राम जेविया बनाम पंजाब सरकार। राम जेवा बनाम पंजाब सरकार। राम जेवा बनाम पंजाब सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे में विस्तृत चर्चा की गई। राम जेविया बनाम पंजाब सरकार संवैधानिक कानून के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में शक्तियों का पृथक्करण की जटिलता और सीमा के बारे में चर्चा एवं शक्तियों का पृथक्करण की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन इसको फिर से पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। राम जेविया बनाम पंजाब सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे पर विस्तृत चर्चा की गई है। राम जेविया बनाम पंजाब सरकार संवैधानिक कानून के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में शक्तियों को पृथक्करण की जटिलता और सीमा के बारे में चर्चा तथा शक्तियों के पृथक्करण की व्याख्या भी करता है। राम जेविया नाम है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये क्या है? दुर्भावनापूर्ण मलेशियस प्रोग्राम है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये एक तरह के क्या होते हैं? हानिकारक ईमेल्स या मैसेजेस होते हैं जो स्पैम के थ्रू एक डिवाइस में आते हैं और उसका नुकसान पहुंचाते हैं। लाभकारी तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण मलेशियस प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो देखने में बिल्कुल वास्तविक लगता है लेकिन यह वैसे होता नहीं है। ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी बनाता है किंतु जब एक किसी सिस्टम में प्रवेश कर जाता है तो मालवेयर्स के लिए दरवाजे खोल देता है और अंततः पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देता है। इसका प्रमुख कार्य सिस्टम को रिस्टार्ट करना, फाइलों को नष्ट करना, वायरस और मालवेयर को इंस्टॉल करना, फाइनेंशियल डाटा चुराना तथा कीबोर्ड डाटा, पिन, यूजर आईडी, पासवर्ड आदि को चुराने का कार्य करता है। कितनी बढ़िया इसकी व्याख्या की गई। देखिए, गण पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? तो 250 होते हैं। 250 बटे 10 कर दीजिए तो 25 सदस्य की जरूरत। और यही काम लोकसभा में 550 लोग होते हैं, बटे 10 कर दीजिए 55 लोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 100 में वर्णित है। ठीक है, और यहाँ राज्यसभा की वर्तमान सदस्य 245 है पर होने कितने चाहिए? मतलब 250 तक हो सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त सीवीसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, गृहमंत्री, सदस्य और लोकसभा के विपक्षी नेता सदस्य शामिल होते हैं। ज्ञातव्य है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग को सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संथानम समिति की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन
का उपयोग किया जाता है? द फाइल बदलने के लिए F2 फंक्शन का। देखिए फाइल टू, F से फाइल टू मतलब पहले एक थी फिर एक नाम बदल दिया गया। तो ऐसे करके याद कर लेंगे। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए फंक्शन की उपयोग की जाती है F2। F2 फंक्शन कीबोर्ड का उपयोग किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। Alt S एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग अक्सर पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए किया जाता है, स्लाइड शो सेटिंग के लिए, खोलने ओपन के लिए किया जाता है। किसी प्रोग्राम में विंडो को बंद करने के लिए F4 का उपयोग किया जाता है। CTR Ctrl+E लाइन या चयनित टेक्स्ट को पृष्ठ के सेंटर में अलाइन करता है। फेसबुक को LTS कीबोर्ड स्लाइड शो F4 प्रोग्राम को विंडो को बंद करने के लिए CTR चयनित टेक्स्ट को सेंटर। फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? द फेसबुक। बाद में द हटा गया, अब इसका नाम क्या है? मेटा कंपनी है। फेसबुक का मूल रूप द फेसबुक नाम से लॉन्च हुआ था। फेसबुक एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे के संपर्क बनाए, जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में मार्क जुगरबर्ग द्वारा की गई थी। आरंभ में इसका नाम द फेसबुक था जिसे फिर 2005 में परिवर्तित कर फेसबुक कर दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर से सम्मानित करने से रोकता है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद और राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी उपाधि, तो यहाँ पर क्या होगा? टाइटल, आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता। और 21 क्या है? जीने का अधिकार, जीने का अधिकार। आर्टिकल 14 क्या है? यहाँ पर है क्या? विधि के समक्ष संरक्षण और विधि के समक्ष समता। ये लिया गया है USA से और समता लिया गया किससे? ब्रिटेन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 राज्य को किसी नागरिक या विदेशी किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर से सम्मानित करने से रोकता है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, यहाँ पर हमने समता बोल दिया, क्या? समानता तथा विधि के समान संरक्षण के संबंधित है। अनुच्छेद 21 में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा जो भी वो आगे दिया ही नहीं, जो वो फूले संबंधित थे, कृषि आंदोलन से नहीं, ज्योति विरोधी आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन से। ठीक है, जाहिर सी बात है ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे, उनका संबंध जाति विरोधी आंदोलन से है। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। इनकी पुस्तक गुलामगिरी है। इनकी एक फिल्म भी आई है, देखिएगा, बहुत अच्छी है। इनका डेट याद रखिए, 1873 में सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज। और इनकी वाइफ का क्या नाम था? सावित्री बाई फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, फर्स्ट महिला शिक्षिका थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? सदगुरु। इनका अपना ही चलता रहता है। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सदगुरु। कनाडा के टोरंटो में हुए एक प्रोग्राम में फेमस स्पिरिचुअल गुरु ओडिशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें मानव चेतना और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए दिया गया है। लाइकेन एक प्रकार से सम्मान से है क्या? सरोकारिता, म्यूचुअलिज्म। क्या है? लाइकेन सरोकारिता, म्यूचुअलिज्म प्रकार के संबंध का एक उदाहरण या निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का समूह जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यद्यपि ये धवल रंग के होते हैं, जैसे लाल, नारंगी, बैगनी, नीले, भूरे रंग के रंगों से भी लाइकेन पाए जाते हैं। यह एक समग्र जीव है जो शैवाल या साइनोबैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, जो कई कवक प्रजातियों के तंतुओं के मध्य रहता है। लाइकेन एक थैलोफाइट प्रकार की वनस्पति है
जो कवक और शैवालों दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवाल का सहजीवी। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा 25, राज्यसभा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, राज्यसभा में आने के लिए 30। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 84(2) में के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कौन सा अनुच्छेद है? 84(2). और बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया। भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य करता है कौन? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। कौन कार्य करता है? देखिए, इसको 30% लोगों ने सिर्फ सही किया था। और जबकि रोज प्रचार आता है टीवी पर, भारत जागो, ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारतीय खाद्य निगम के अधीन। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में है। और स्थापना कब हुई थी? 1964। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्न से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये वर्ष में 1901 में किया गया था। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम वर्ष 1901 में स्थापित किया गया था। इसके पश्चात 1926 तथा 1939 में उत्तर प्रदेश में काश्तकारी कानून बनाए गए। वर्ष 1951 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून बनाए गए। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम वर्ष 1901 में स्थापित किया गया था। इसके पश्चात वर्ष 1926 तथा 1939 में उत्तर प्रदेश में काश्तकारी कानून बनाए गए। वर्ष 1951 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून बनाए गए। तालिस्मान साबरे नामक अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? तालिस्मान साबरे। इंपॉर्टेंट है। अभ्यास के 11वें एडिशन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया होस्ट में किया जाएगा। पहली बार इसकी कुछ एक्सरसाइज पपुआ न्यू गिनिया में भी आयोजित की जाएंगी। यह एक्सरसाइज 13 जुलाई से अगस्त 2025 तक की जाएगी। इस स्क्वाड कमेटी में इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। क्या नाम है इसका? तालिस्मान साबरे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में कौन सी विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय? ये कौन सा है? ये है संघ सूची में। बीमा भी संघ सूची में। स्वच्छता क्या है? सभी राज्य अपने अपने राज्य को स्वच्छता की ओर ले जाएंगे। शेयर बाजार, ये कौन सा है? संघ सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता विषय राज्य सूची में शामिल है। ठीक है। और ये जो सूचियों का है, ये कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्दों में सम्मिलित नहीं है। भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद सम्मिलित नहीं है। यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देती है। किसके लिए हिरासत में लेते हैं? केंद्र और राज्य सरकारों किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने से रोकने के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा पेन चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त आयु कितनी है? 65 है। कितनी है? 65। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त आयु कितनी है? 65 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष होती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 35 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हैं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में? सुप्रीम कोर्ट में 35 न्यायाधीश। भारत के वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय अस्तित्व में है। उच्च न्यायालय 25 हैं और सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की संख्या है वो कितनी है? 35 है। महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संचरण को सम्मिलित करता है? हीराकुड बांध। कहाँ पर है? महानदी में। देखिए, महानदी हीरा, एमएच से ही महा बनता है। देखिए, एमएच महा,
तो यहाँ पर महा से याद कर लेंगे, माँ से मान नदी और हा से हीराकुंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महानदी बेसिन में बना हीराकुड बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तथा भाखड़ा नाकल बांध सतलज नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष टी ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी, टीपू सुल्तान। ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है, हमने सेकेंड क्लास में इसको किया था। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ये कहाँ का था? फ्रांस का जैकोबिन क्लब। वह टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, मैसूर का शासक था, जिसने अंग्रेज में 4 युद्ध लड़े और 1799 में वीरगति को प्राप्त हुआ। टीपू सुल्तान अंडे पर शेर की तस्वीर होती है। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया? तो नगर पालिकाओं में 18 है और पंचायत में कितने हैं? पंचायत में बताइए 29। भारत संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में 18 मदों रखा गया है। नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य को भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 11वां भी 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा कब हुई थी? 1948 में हुई थी। भारत में मानवाधिकार का कब बना था आयोग? ये बना था 1993 में। और मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को। विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ? 1992। 1982 में क्या फॉर्म हुआ? एग्जिम बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक से एक्सपोर्ट और इम से इंपोर्ट। विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम 1992 में लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत देश में होने वाले आयात द्वारा विदेशी कारोबार के विकार और विनियमन की सुविधा प्रदान की गई है। यह भारत में निर्यात तथा इससे जुड़े या आकस्मिक मामलों को भी विकास या विनियमन करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय करना है और आपदा प्रतिरोध और संकट के समय आपदा विरोधी क्षमता का निर्माण करना है। क्वेश्चन करते हैं। 12 पुत्र एतिहाय ग्राम योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ के राज्य में होगी, इसलिए ये साउथ की है। शायद नहीं, ये ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में एक तरह से देखिए, मिडिल ईस्ट में भारत के। का नाम है 12 पुत्र एतिहाय ग्राम योजना पीएम, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है। जून 2025 में पीएम मोदी ने उड़ीसा में 18,600 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके साथ उन्होंने उड़ीसा में 12 पुत्र एतिहाय ग्राम योजना भी लॉन्च किया है। देखिए, उड़ीसा 12, इससे कुछ बन सकता है उड़ी, ये ऐसे याद कर लिए कि उड़ जाता है बार बार, कोई पक्षी है जो, ये देखिए, अथैया गौरैया कर लीजिए इसको, गौरैया उड़ जाती है बार बार, तो गौरैया से अथैया और 12 पुत्र। ठीक है, उड़ीसा। तो वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वें। कौन था? शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002। ठीक है।
आगे बढ़े, 74वें में क्या है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या की गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के रूस के संविधान से लिया गया है। वर्ष 2000 में भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अंतर्गत माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। उल्लेखनीय है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है, उस अधिनियम सीमा निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता, उसी को कहते हैं हद। अभी देखिए इससे साफ पता था, भूमि हदबंदी मतलब एक हद में भूमि हो उसके बाद बंद कर दिया, बंदी मतलब इतने पर ही एक हद में किसी के पास भूमि हो सकती है। यह कानून 1962 में लाया गया था। ठीक है, किस आयोग को यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2012 में बना था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की स्थापना 2005 के तहत 2007 में हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों थक गया, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 40। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 40 में क्या है, इसमें बाल श्रम, ये फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। 23 में क्या है, बलात् श्रम, बलात् श्रम। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किसी भी कारखाने, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया 1871। कहाँ किया, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया 1871 में। इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं क्या? एक मिनट, चलिए अब थोड़ा सही है, मार्क में नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 1871 में पारित किया गया जनजातीय अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करता है जो संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित है, खतरनाक पदार्थ से। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य तत्काल रहता है, वही क्वेश्चन है, क्या होता है, खतरनाक पदार्थ से। आगे बढ़ते हैं। पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयधारी पदार्थ में पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? ये मृत पोषित पोषण। पोषण की प्रत्मोषित पोषण विधि में जीव मृत या क्षयकारी पदार्थ में पोषक तत्वों के घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव जो मृत सड़े जैव पदार्थों से बढ़ते हैं तथा उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, वे जीव मृत जीवी कहलाते हैं। उन्हें कवक या फंजाई भी कहते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपकरणा दिया गया है, आर्टिकल 81 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 81 में इलेक्ट्रिक या डिजिटल अभिलेखों में राजपत्रों के बारे में अवधारणा प्रदान दिया गया है। प्रतिवर्ष द्वारा मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) प्रकाशित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी क्या करती है? प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) प्रकाशित करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट हाँ, चलते हैं आगे। प्रतिवर्ष डैश द्वारा मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) प्रकाशित की जाती है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। विषाक्तता रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है। पारा मतलब मरकरी। एकमात्र
सॉलिड जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मतलब मेटल, सॉलिड मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। विनिमाता रोग का प्रकोप मरकरी द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है। जापान की विनिमाता खाड़ी के पास वर्ष 1968 में पहली बार यह रोग प्रकाशित में आया। पर्यावरण प्रदूषण के 4 प्रमुख प्रदूषणों में से एक है। पद्मश्री प्राप्तकर्ता डॉक्टर सुब्बण्णा अयप्पन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? विज्ञान। हाल ही में पद्मश्री विनर डॉक्टर सुब्बण्णा अयप्पन का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह इंडियन एक्वाकल्चर साइंटिस्ट थे और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। वे 2010 से 2016 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को अभिग्रहण अधिकार कहा जाता है। ये काम पहले सरकार नहीं कर सकती थी। जब क्या था? फंडामेंटल राइट्स में 7वां राइट जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, बट इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और कहाँ रख दिया गया? 300A पार्ट 12 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है? राज्यों के लिए महाधिवक्ता 165। जिस तरह से संघ के लिए होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी तरह राज्य के लिए आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए एक महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने की योग्यता व्यक्ति में, ये ना गलत शब्द है यहाँ पर। आगे देखते हैं। उद्देशिका को डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया। केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? कौन सा है? रैम। इसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी। और एक होता है रोम, इसे क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीपीयू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद के पास होता है। राज्य विधानसभा बनाने या समाप्त करने का अधिकार भारत की संसद के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 169 से 177 तक राज्यों में विधानमंडलों के गठन के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 169 के अनुसार विधान परिषद के सृजन का अधिकार संसद के पास है। सृजन का अधिकार संसद के पास है। किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? कौन सा है? वित्त आयोग। ठीक है, राजकोषीय जुड़ा है, ये तो बैंक है। माल सेवा कर जीएसटी है। नीति आयोग तो योजना बनाती है, तो कौन सा होगा? वित्त आयोग। पेरिस डायमंड लीग 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता। नीरज चोपड़ा क्या करते हैं? भाला फेंक। इन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड जीता है भारत के लिए। मनु भाकर ने कितने ब्रॉन्ज जीते हैं? तो 2 ब्रॉन्ज जीते। पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर का थ्रो किया। नीरज चोपड़ा जर्मनी के जूलियन वेबर को हराया, जिन्होंने 87.88 मीटर का थ्रो किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय की पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय की पुष्टि प्राप्त करने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है।
उच्च न्यायालय पुष्टि की प्राप्त सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय, देखिए सत्र न्यायालय स्पेशली बनाया जाता है किसी केस के लिए। तो यहाँ पर सत्र न्यायालय मृत्युदंड किसी की पुष्टि नहीं लेता है, किसी की भी पुष्टि नहीं लेता है। तो उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय मृत्युदंड दे सकता है। तो यहाँ पर केवल डी होगा। आगे बढ़ते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया जाता है? तो वो होगा पाकिस्तान। डूरंड लाइन किसके किसके बीच है बताइए? मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? आगे बढ़ते हैं। देखिए रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया गया है, क्योंकि रेडक्लिफ ने ही मैप की सीमा बनाया था आज़ादी के समय। तो इसलिए भारत से पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेडक्लिफ रेखा के रूप में मानी जाती है। इस सीमा की लंबाई 2900 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा चीन और भारत में है कि मैक चीन की भाषा जैसे लग रही है, मोहन भारत की, तो इस तरह चीन और भारत कर लीजिए। और जबकि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है क्या? डूरंड रेखा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श रूस से लिया गया था। 3 तरीके के न्याय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1837। ओह 87, सॉरी 37 का 1887। इसको 8 कर लीजिए, 1887। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। यह विश्वविद्यालय तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्यूर की देखरेख में स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय का डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार इमर्सन ने डिजाइन किया था। किसने? इमर्सन ने। यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। 2 बच्चे। कितने? 2 बच्चे। और किस प्रदेश में ये प्रावधान है कि अगर 2 बच्चों से ज़्यादा हुआ तो आप प्रधान नहीं बन सकते, प्रधान नहीं बन सकते हैं। अब मुझे स्टेट का नाम नहीं याद आ रहा। यदि आप अपने नियोक्ता के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं तो अधिनियम 2 बच्चों के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत छूट का दावा कर पात्र हैं। आयकर के एक प्रत्यक्ष कर होता है जो व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ किताब का लोकार्पण हाल ही में अमित शाह द्वारा किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा। देखिए मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, तो बूंद सागर पानी की बात की गई है। अब पानी को कौन बुझाएगा? अग्नि। तो यहाँ पर याद कर लीजिए ऐसे, आशुतोष अग्निहोत्री एकदम बेस्ट याद हो जाएगा। 19 जून यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ इनॉग्रेशन किया किताब का। इस किताब को IAS ऑफिसर आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया है। इस किताब में आशुतोष अग्निहोत्री ने समाज और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कविताएं लिखी है। संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। किसकी अनुरोध पर? राज्यपाल की। इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था, राज्यपाल के अनुरोध पर। संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। संघ लोक सेवा आयोग के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं। OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा क्या होती है? OTT मतलब ऑनलाइन टू टेलीविज़न। ऑनलाइन टू टेलीविज़न हो सकता है पर अभी है नहीं, क्योंकि टेलीविज़न के अंदर हम मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओवर द टॉप होगा। ठीक है, OTT इसका फुल फॉर्म एक तरह से पूछा है तो क्या होगा? ओवर द टॉप। मतलब कि आप ये टीवी टेलीविज़न से ऊपर आके देख सकते हैं, मोबाइल्स में देख सकते हैं, आप अपने टैब में देख सकते हैं, कहीं भी। OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम दर्शकों को सीधे पेश करने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा ओवर द टॉप का संक्षिप्त नाम है। OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सी वेब सीरीज सीरियल्स बिना किसी प्रचार सामग्री के आसानी से देखा जा सकता है। भारतीय संविधान निम्न से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा संबंध में प्रावधान शामिल है? 243।
आर्टिकल 243 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिकलित किया गया था। ग्राम सभा निर्वाचन सूची में पंजीकृत सभी वयस्क मतदाता वोट दे सकते हैं। तो ग्राम सभा कितना 243। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन प्रावधान करता है। धारा 37 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम धारा 37 के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान करता है। विशेष जांच एजेंसी मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी अपराधों की जांच एवं अनुसंधान करती है। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया? किसने किया? अकबर ने किया। किसने किया? अकबर ने किया। यह एक क्या था? एक अनपढ़ राजा था। अनपढ़ राजा था और इसने सभी धर्मों का सम्मान किया। सभी धर्मों का सम्मान किया और सबसे ज्यादा दिन तक राजा कौन रहा? अकबर ही रहा। 1964 में जजिया को समाप्त किया। अकबर की नीति दारुल सुलह पर आधारित थी, न कि दार उल हर्ब का। ठीक है। और अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ कर यात्रा भी समाप्त की। 1964 में जजिया तीर्थ कर जो हिंदुओं पर तीर्थ के लिए लगाई जाती थी कर उसको समाप्त कर दिया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो ये है H1N1। ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा। H1N1 वायरस से क्या होते हैं? स्वाइन फ्लू। सुगर के कारण। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? सुगर के कारण। इबोला वायरस कहाँ पर? ये साउथ अफ्रीका में फैला था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? इनेमल। जो यहाँ पर हमारे ठुड्डी के पास की हड्डी होती है फेस पे, कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है टूथ इनेमल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया, जिसे वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ये देखिए 2019 में एक बार हुआ था, फिर एक बार 2022 में हुआ था, 21-22 में। ये इससे पहले हुआ था 1989 में। ठीक है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? बताइए। भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चाइना। कैलाश पर्वत कहाँ है? चाइना में। कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। यह कैलाश पर्वत तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व तथा राकस ताल में उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6638 मीटर है। यह जैन पंथ के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव को यही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार खारिज करने के मतदाताओं के अधिकार को सही ठहराया कि यह देश की राजनीतिक प्रणाली के अपमार्जन में एक लंबा रास्ता तय करेगा? 2013 में। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द राइट ऑफ वोटर्स टू रिजेक्ट ऑल contesting candidates, saying that it would go a long way in reforming the political system of the country? के मतलब जो लोग नोटा दबाते हैं, नोटा का ऑप्शन आने लगा कि अगर आपको कोई भी नेता अच्छा नहीं लगता, किसी को वोट नहीं देना चाहते, तो आप एक ऑप्शन होता है नोटा, तो आप उसको दबा सकते हैं। ठीक है। तो ये कब आया था? 2013 में। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता इसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसी प्रशुल्क और व्यापार समझौता GATT के परवर्ती संगठन के रूप में स्थापित किया गया है? यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। अच्छा बताइए, वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन DC में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। आगे बढ़ते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण द्वारा वर्णित है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, इससे पहले 100 क्वेश्चन जब किए थे हमने। क्या है क्वेश्चन? द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज डिस्क्राइब्ड बाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था? कौन से वर्ष में?
2005 में, 2005 में। और कौन सा था? RTI एक्ट। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार USA ने दिया था। किस राज्य में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की? किस राज्य ने जमींदारी? उत्तर प्रदेश ने की। उत्तर प्रदेश ने सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहली की। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस अधिनियम द्वारा मध्यस्थ तथा बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। वायुमंडल व संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? जहाँ प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रहता है। What is the transition zone in the atmosphere called where advancing cold air mass is held between warm और cold? तो कौन सा है? occultated frost। एक मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे करते हैं। आज कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही क्लास बंद करते हैं, ठीक है? चलिए तो आगे करते हैं। इग्नोरेटिया ज्यूरिस नॉन एक्सैट सिद्धांत का अर्थ है। द प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सैट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, मतलब कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है, कानून का ज्ञान होना चाहिए। देखिए इग्नोरेंट ज्यूस नॉन एग्जीक्यूटेड, तो ये मुझे लगता है किसी दूसरी भाषा में है, तो लैटिन में होगा और इसे यही कहा गया है। इसका मतलब होता है कि लॉ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्षम्य नहीं है। आगे बढ़ते। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी? संस्था पहली बार भारत में उच्च न्यायालय की संस्था मतलब 1862। इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया 1862। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार 1862 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इस उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर्वांश पीकॉक थे। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन कौन से उच्च न्यायालय? पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की, फिर 1866 में इलाहाबाद का बना था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में कौन से अधिवेशन 1916 में 2 गुटों में पुनर्मिलन के लिए? तो लखनऊ। कौन सा? लखनऊ। 1900 किसमें? 7 में बटे थे और 1916 में एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल। हाल ही में DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया गौरव क्या है? गौरव क्या है? एक है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। क्या नाम है उसका? गौरव। किसने किया? DRDO ने। आगे बढ़ते हैं। DRDO ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LGRB गौरव सक्सेसफुल ट्रायल किया है। यह टेस्ट इसे इंडियन फोर्स में शामिल करने के लिए अंतिम ट्रायल था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य थे? एक। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक नामित एंग्लो इंडियन सदस्य होता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में
एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण 10% कर दिया गया। शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा संबंधित? शब्द सेक्युरिटाइजेशन इज रिलेटेड टू विच आइडियोलॉजी? ये है कोपेनहेगन विचारधारा। कोपेनहेगन एक जगह है, उस विचारधारा से इसका मुझे लगता है इसका मतलब सेकुलरिटी से है, सेकुलर से है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे भी नहीं। प्रतिभूतिकरण शब्द कोपेनहेगन विचारधारा संबंधित है। कोपेनहेगन विचारधारा के अनुसार सफलतापूर्वक प्रतिभूतिकृत विषयों को असफल रूप से प्रतिभूतिकृत विषयों की तुलना में अधिक मानव क्षति के कारण अनुपातहीन मात्रा में धन और संसाधन प्राप्त होते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट के बराबर होता है 1 गीगाबाइट। देखिए 8 बिट मतलब 1 बाइट, ठीक। और यहाँ पर देखिए 1024 KB में 1 MB होता है और 1024 MB में 1 GB होता है और 1024 क्या पूछा है यहाँ पर टेराबाइट, TB 1 TB से 1024 GB इक्वल टू 1 TB टेराबाइट होता है, तो उसी से होगा ये ऑप्शन। कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट 124 गीगाबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर में बाइनरी अंक 0 और 1 होते हैं, इन्हें बिट कहा जाता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट, 1 किलोबाइट मतलब 124 बाइट। 3 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो 1913 में हुआ था, ठीक है। तो 1913 से जोड़ लीजिए, 20 हो गया, 87 और 25, 7 5 12 2 हासिल है 1 9 2 11 112वीं, यहाँ पर तो 106 भी दी है। 13 अप्रैल 2025 जलियांवाला बाग में सेकर 106वीं एनिवर्सरी मनाई गई। यह घटना, अरे यार 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, हम 13 लिख दिए क्या? वही तो हो गया 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली। साइबर अपराध केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। डैश के मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया गया था। सायरा बानो बनाम भारत संघ। इसमें क्या हुआ था? सायरा बानो थी, उनके 4-5 बच्चे थे और उनके पति ने इनसे तलाक 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 3 बार बोलकर वहाँ पर तलाक ले लिया, तो ये कोर्ट पहुँच गई। तो इन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो गया, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँ? तो वहाँ पर ट्रिपल तलाक को अनकंस्टिट्यूशनल असंवैधानिक ठहराया गया था। कहाँ पर? सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। विशाखा, ये भी क्या है? ये है महिलाओं को लेके, ये राजस्थान का केस है। घरेलू कामकाजी महिला फोरम दिल्ली बनाम भारत संघ और अन्य डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम, ये कहाँ का है बताइए? महिला से संबंधित है, ठीक है। नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ। केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर आरोपित किया है? जुर्माना किस पर? जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्वेश्चन क्या है? बाई होम हैज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इम्पोज्ड अ फाइन अंडर द राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005? प्रेसिडेंट पे तो करेगा नहीं, मुख्य न्यायाधीश पे तो करेगा नहीं, सिटीजन पे, सभी पे तो कर नहीं देगा, तो किस पे करेगा? इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर। फंडामेंटल ड्यूटी सप्लाई टू होम। मौलिक कर्तव्य किन पर होता है? भारत के सभी नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों पर। हाँ तो वही तो, सभी नागरिक, और क्या, फॉरेनर के लिए नहीं है। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहले से संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मानित किया गया था। संविधान के भाग 4 का के 10 मौलिक कर्तव्यों में जोड़े गए तथा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में कौन सा था? शिक्षा का अधिकार। किसको? 16 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? ये 265 में कहा गया। भारतीय संविधान के अनुसार 265 में कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है। इसके तहत कानून के अधिकार के अतिरिक्त कोई कर नहीं लगाया
जाएगा, कोई भी कर अतिरिक्त नहीं लगाया जाएगा और ना ही एकत्र किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स? तो कौन सा प्राइमरी, यहाँ पर जो द्वितीय सेक्टर होता है ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। और ये कौन सा होता है? ये सर्विस सेक्टर होता है। तृतीय कौन सा होता है? सर्विस सेक्टर होता है। प्राथमिक कौन सा होती है? एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये सब, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, डेयरी, खनन तथा मत्स्य पालन को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में जीडीपी का 17% योगदान प्राथमिक क्षेत्र जाता है। सबसे ज्यादा जीडीपी कहाँ से आती है? तो ये आती है सर्विस सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से। आगे बढ़ते हैं। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी कहाँ पर है? कश्मीर। किस वर्ष में भारत सरकार ने 1935 के प्रावधान के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? 1937 में। भारत का जो 70% भाग है, 60 से 70%, वो संविधान का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है? तो राजस्व विभाग के देखें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई सेवाएं, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। सी, ए, बी और नहीं पूछा है ना, कार्य नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण तो वो करता है पीडीए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, ई सेवाएं नहीं, तीनों नहीं होंगे यहाँ। ए, बी, सी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र की सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? अनुच्छेद 74 पर। 74 में क्या है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति के सलाह के लिए, ठीक है। ये 74 में, और 75 ये प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? यह तो संघ सरकार, संसद के पास, केवल संसद के पास। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? क्या है? ए है NIA किस वर्ष बना बताइए? 2008 में। NIA किस वर्ष बना? कि NIA 2008 में बना, ठीक है। NIA की आवश्यकता 26/11 आतंकवादी के बाद पड़ी थी। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। काशी मंदिर विश्वनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में स्थित वाराणसी पूर्व उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख आर्थिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया? ऑल ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट। एशियन फिल्म अवार्ड किसे दिया गया? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। आगे बढ़ते हैं। हाल एशियन फिल्म अवार्ड 2025 हांगकांग दिए गए हैं। इस अवार्ड का 18 संस्करण था। इसमें इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने जीता था पुरस्कार। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अतिरिक्त विवादों के अधिनियमन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? Which of the following article empowers the Parliament and state legislature to establish tribunal for the adjudication of dispute over than service matters? तो ये होगा अनुच्छेद 323B। अनुच्छेद 323B मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है। मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, फंडामेंटल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड फंडामेंटल राइट? तो ये है क्या? मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं है। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था आगे। मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं है किसका? कोर्ट विच व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट? मौलिक है लेकिन
एक्सक्लूसिव नहीं। निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जीत चुके हैं। ठीक है। भूदान आंदोलन के अग्रणी विनोबा भावे माना जाता है। 1951 में शैक्षिक भू आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के मालगोंडा जिले के पंचमवल्ली से प्रारंभ पोचमपल्ली हो गए। यहाँ पोचमपल्ली गांव से प्रारंभ हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के अनेक राज्यों में भूमि सुधार हेतु कार्यक्रम किए गए। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है? विटामिन B12 एनीमिया होता है। इसकी व्याख्या है कि नहीं, देखते हैं। यह है तो विटामिन B12 की कमी कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबलिन है। इस विटामिन की कमी से शारीरिक संरचना पर प्रतिकूल अभाव पड़ता है। इस विटामिन की कमी से शारीरिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी कमी से व्यक्ति का नर्वस सिस्टम अनियंत्रित हो सकता है। इसके मस्तिष्क का घात भी हो सकता है। विटामिन B12 प्रमुख स्रोत कलेजी, दूध एवं मांस है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48 या 49, ध्यान 49 है। आर्टिकल 48 सिट आर्टिकल 48 कभी कभी दिमाग से चीजें उतर जाती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत कहाँ थे? राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन हेतु आवश्यक निर्णय ले सकता है। इस संदर्भ में विशेष कानून का निर्माण कर सकता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु जितने भी कानून एवं नियम 49 में है। स्मारकों की रक्षा क्या है? स्मारकों, धार्मिक या मतलब देश के जो स्मारक हैं, जो धरोहर हैं, उनकी रक्षा करना 49 में है। सभी इस अधिकार क्षेत्र 40 में क्या है? पंचायत। 50 में क्या है? केंद्र और राज्य संबंध। 51 में क्या है? शांति। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्ग रोगों का विषय है। भारत 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक एवं संसर्ग रोगों का विषय का एक भाग है। किसका है बताइए? समवर्ती सूची। कोई भी बीमारी होगी, कोई भी रोग होगा तो उससे पूरा देश मिलकर लड़ेगा, राज्य और केंद्र दोनों। देखिए समवर्ती में वर्तमान में 52 है, पहले 47 थे। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो यूपीएससी, ये 315 से 323। अच्छा पार्ट पूछा है तो पार्ट 14। पार्ट ये कौन सा? 18 इमरजेंसी से। इससे इमरजेंसी आपात से। पार्ट 2 ये नागरिकता को दर्शाता है, नागरिकता। और है पार्ट 7 सूची। आगे बढ़ते। इनकम टैक्स इज प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निबल। एक निबल में कितनी? 4 बिट्स। एक निबल में 4 बिट्स। 8 बिट बराबर 1 बाइट। तो यहाँ पर एक निबल बराबर 4 बिट। एक निबल बराबर 4 बिट। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। बाइट जो संगणन, कंप्यूटर और दूरसंचार में सूचना की इकाई होता है। कंप्यूटर की स्थिति में एक अक्षर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले विशेष स्थान होता है। एक बिट में आंकड़े हमेशा 0 1 या युग्म होते हैं, जैसे ये 4 आंकड़े। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अवॉर्डेड बाई राष्ट्रपति। ये भी देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ होते हैं वो भी राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ये भी, इन्हें तो चुना जाता है लोकसभा में। वाइस प्रेसिडेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा। द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द निजी रक्षा का अधिकार की प्राकृतिक अवधि पर आधारित है। आत्म परीक्षण। यहाँ पर देखो पागलों से, विकृत चित्त मनुष्यों से भी आप आत्मरक्षा कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई चोरी कर रहा है तो आप आत्मरक्षा में उसको मार सकते हैं, मृत्यु तक कारित कर सकते हैं, आपको सजा नहीं होगी।
लेकिन मृत्यु तभी कारित कर सकते हैं जब वो इंसान आपको मार रहा हो उसी समय। ये नहीं कि वो इंसान चला गया, आप उसके घर जाके उसको मार के आ रहे हैं, तो ये फिर एक तरह का अपराध हो जाएगा। निजी रक्षा का अधिकार आत्म परीक्षण की प्राकृतिक प्रवृत्ति आधारित होती है। ये तो आईपीसी दिया है तक का संबंध निजी रक्षा अधिकारों संबंधित है। इनके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी सुरक्षा हेतु कोई कदम उठाता है या अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई अपराध कार्य करता है तो इसे अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? 7वां संविधान संशोधन। ये इम्पोर्टेंट है। एक राज्य के लिए, दो राज्य के लिए, दो या उससे अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल। कौन सा 7वां संविधान संशोधन है? निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है? चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या क्वेश्चन पूछा है? निम्नलिखित में वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए निवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है? मेडिकल सर्टिफिकेट। भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? 1951 से 1951 से 81 बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी थी, ठीक है। और घटी कब थी? 1911 से 1921 तक। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये होता है संघ में, यूनियन में, और राज्य में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका आर्टिकल है 76। ये दोनों सदनों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, पर वोट नहीं दे सकता। विजिलेंस कमीशन, अच्छा क्या ये अदर चीज, मतलब ये सरकार का वकील होने के साथ साथ क्या ये अदर मतलब कोई केस लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, पर वो केस सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकता। भारत, वेयर वॉज द फर्स्ट इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल स्टार्ट इन ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल से शुभारंभ कहाँ हुआ था? देहरादून में। कहाँ हुआ था? जल्दी जल्दी करते हैं। 1906 में। टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन रूल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम लागू किए थे? 2011। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1992 में। और आगे देखते हैं, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की अध्यक्षता, देखिए ये जो है 73वां संविधान संशोधन, इससे नगर पालिका को जोड़ा गया था और 74वें से पंचायत को जोड़ा गया। 1 मिनट, 73वें से पंचायत को जोड़ा गया, 73वें से पंचायत को जोड़ा गया था और 74वें से नगर पालिका को जोड़ा गया था। नगर पालिका में कितने मत हैं? 18 मत हैं। और पंचायत में कितने मत हैं? 29 मत हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? कौन सा बैंक है? एशियाई अवसंरचना बैंक। तो ये अध्यक्ष कौन है? जूजियाई। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चीन की पूर्व वित्त मंत्री जू जियाई को बैंक के अगले अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह वर्तमान अध्यक्ष जी लिंकुन का स्थान लेंगे। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रोज से था? फारूक सियर। किसका था? फरमान, शाही फरमान किसने जारी किया था? जहांगीर ने किया था। अच्छा, इनका फोड़ा ठीक किया था। शाही फरमान के मुद्दे पर मुगल सम्राट जहांगीर ने थॉमस रो से मुलाकात की थी। सम्राट जहांगीर ने सितंबर 1615 में सेंट थॉमस रो से अपने दरबार में मुलाकात की। सेंट थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आए थे। वह मुगल सम्राट के अनेक व्यापारिक छूट हासिल करने में सफल रहा। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंधित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किस धारा से विशेष प्रावधान दिया गया है? 6061 अंडर सेक्शन 62। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्त्रीय धारा 63 के प्रावधान के अनुसार साबित की जा सकेंगी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एजर्सन है, ऑल ह्यूमन राइट आर यूनिवर्सल, इंडिविजुअल एंड इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। क्या है? ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इंडिविजुअल एंड इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर। ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, सभी ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल हैं। रीजन, वर्ष 1993 मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। बिल्कुल दिया था। यह दोनों सही हैं, दोनों व्याख्या हैं।
इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, ये तो पता ही है, भारत में बना था, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर होगी। जलन या शारीरिक चोट समान परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। 7 वर्ष के भीतर। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष में लागू किया था 1991। बीमा एक राइजोबियम और कुछ नीलहरित शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं। राइजोबियम और कुछ नीलहरित शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव किसके किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं, तो ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं। अब थोड़ा आँखों को आराम मिला है, इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राइजोबियम और नीलहरित शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन में स्थिरीकरण में मदद करते हैं, इसे समान नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। राइजोबियम एवं नीलहरित शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन ग्रहण कर इसे नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करते हैं। पौधों के विकास में इसी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार प्राप्त है। सरकार को ई गवर्नेंस का चयन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर क्या होगा, 1 और 2 दोनों, वो ऑप्शन कट गया है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था। ये थी वो नेहरू जी की बहन, क्या नाम है उनका, विजयलक्ष्मी पंडित। 77वें सत्राध्यक्ष हंगरी के सेवक रोसी हैं, कौन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार इसके पास है, राष्ट्रपति के पास। पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। शास्त्रीय नृत्य मुख कौन, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। हाल ही में सूर्यमुखी देवी 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रसिद्ध मणिपुरी क्लासिकल डांसर थी। थीयम सूर्यकुमारी देवी मणिपुर स्टेट से संबंधित 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से पारित किया गया था। 1950। भूमि सुधार और जमींदारी 1950 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया था तथा 1 जुलाई 1952 को लागू किया गया था। राज्य में प्रचलित जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के लिए जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। एम.एन. राव कौन थे, सलाहकार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने राज्य पुनर्गठन में बहुत बड़ा सहयोग दिया था और ये उसकी कमेटी के अध्यक्ष भी थे। महात्मा गांधी क्या थे, इन्होंने हरिजन नामक की पत्रिका चलाई। इनकी किताब क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। इनका पहला आंदोलन क्या कहा जाता है, खेड़ा। प्राकृतिक स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है। ग्रासलैंड। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण एक्वेरियम, लेक, ग्रासलैंड होगा। संयुक्त राष्ट्र के साधारण विकास के लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबों को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था। 2030। नहीं हो पाएगा। वर्ष 2015 में यूएनओ को 70वें सम्मेलन के दौरान 2003 निर्धारित किया गया, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के साधारण विकास लक्ष्य ने वर्ष 2030 तक सभी प्रकार की गरीबों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 20। ये मतलब दोहरी की संरक्षण प्रदान करता है। ये गिरफ्तारी में।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 अर्थात 20(2) के तहत दोहरी पसली डबल ट्रेपरपटी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही प्रकार के अपराध के लिए एक बार सिर्फ सजा दी जा सकती है, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद दोहरे अपराध के खिलाफ नियम संचालित करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई। भारत में एग्जिम बैंक कर गई। आगे बढ़ते हैं। किस कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कहाँ तक बढ़ सकता है? 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। किसे? सूचना आयोग RTI के तहत। यहाँ पर ये पढ़ रहे थे नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका केंद्रीय भाग स्थित नाभिक एक झिल्ली का घेरा जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम विद्यमान होते हैं जिसमें आनुवंशिकता के गुण मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफेक्शन लॉ क्या होता है? डिफेक्शन लॉ भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी 10 में है? 10वीं अनुसूची में। 10 से दल बदल। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 10 और 10वीं अनुसूची वर्ष 1950 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना संविधान के मूल संरचना के रूप में माना गया था। समता से शुरू, समता बनाम आंध्र प्रदेश, और क्वेश्चन में भी देखिए समतावादी है। वैश्विक सूची 2025 में भारत की रैंक क्या है? 100 से ऊपर होगी, 115। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस 115 रैंक। सबसे शीर्ष आइसलैंड को यहाँ सब में देखिए। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत पक्षपात होता है। जो देश छोटे होते हैं जिनका एरिया ही हमारे देश के एक जिले के बराबर है तो वो तो खुशहाल रहेंगे ही, तो मांग कर भी खाएंगे, तो अमीर रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 प्रावधानों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम A.K. राय बनाम भारत संघ। A.K. राय बनाम भारत संघ। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो ये भारत का परिसीमन आयोग, डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का घटक है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा होगा नहीं, ट्रेडिशनल होगा नहीं, प्रधान किसान संपदा नहीं, वही सिंचाई। व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये होगा 11 जुलाई का। देखिए यहाँ सब एक 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 बढ़ाते ही याद कर लीजिए, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। इस दिवस को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1989 में घोषित किया। 11 जुलाई 1987 में दुनिया की पॉपुलेशन 5 बिलियन होने की खुशी में लूनी नदी किस राज्य समूह में बहती है? यह राजस्थान और गुजरात। राजस्थान, गुजरात में लूनी, गजराज। महाराष्ट्र और कर्नाटक, हटाओ इसको। आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? किसने किया था? अलूरी सीताराम राजू। क्या है? आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? अलूरी सीताराम राजू। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल के उत्पादक तक में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? कपड़ा वस्त्र उद्योग। उत्तर प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU का नाम वर्ष 2015 आधिकारिक तौर पर के रूप में बदल दिया गया। ये है APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। 73वें संविधान सदन में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यह है पंचायत। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? पार्लियामेंट। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, बस नींद लग गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग डिसीज आल्सो नोन एज अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमिस? निद्रालुता, नींद आना। अफ्रीकन का टीस फ्लाई, ये निद्रालुता। अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमेसिस कहा जाता है इसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बीवोरस मरीन मैमल?
दरियाई घोड़ा शाकाहारी है। किस संवैधानिक संशोधन इंडिया ने भारतीय संविधान में भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा? किस संवैधानिक संशोधन ने भाग 3 में सहकारी समिति, भाग 3 में 42वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन ने सहकारी समिति बनाने का। रियल एस्टेट अथवा संपदा विनियम एवं विकास अधिनियम रेरा वर्ष में पारित किया गया था? रेरा 2016। 16 रेरा। और एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं? 47। पहले कितने थे? 52 थे। यहाँ पर 47 हो जाएगा उत्तर। तो आज यहाँ तक करते हैं, कल हम करेंगे कहाँ से? भूमि अधिग्रहण से। ठीक है, ये 2013 का यूपी का। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद से कल करेंगे। जय हिंद।